हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका यूटेरिया का जो है 10वां प्रैक्टिस सेट है, जो कि वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट है, जो कि बिहार रोआ के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहला सवाल है, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा। निम्न में से किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताइए पहला का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो यह कथन जो है आपका गांधी जी द्वारा 11 सूत्री मांग को वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के पूर्व कहा गया था। ठीक है, ये वर्ड है, ठीक है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है आपका? बताइए कौन सा युग्म जो आपका सही सुमेलित नहीं है, बताइए। दो का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? देव समाज की स्थापना संस्थापक थे शिव नारायण अग्निहोत्री, ये आपका सही है। धर्म सभा के संस्थापक थे आपका राधा कांत देव, ये भी सही है आपका। वेद समाज के संस्थापक थे केसरी धरलू नायडू, ये भी सही है आपका। लेकिन सेवा सदन का जो हृदयनाथ कुंजरू, ये आपका गलत है। तो पूछा कौन सा आपका गलत सुमेलित नहीं है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो सेवा सदन की स्थापना किसने किया था? सेवा सदन की स्थापना बहराम जी ने। किसने किया था? बहराम जी। बहराम जी मालबारी। बहराम जी मालबारी द्वारा मुंबई में किया गया था। ठीक है, तो सेवा सदन की स्थापना बहराम जी मालबारी द्वारा मुंबई में किया गया था। ठीक है, याद रखिए। हृदयनाथ कुंजर द्वारा क्या स्थापना किया गया था? तो 1914 में जो है सेवा समिति की स्थापना किया गया था। ठीक है, हृदयनाथ कुंजर द्वारा 1914 में जो है सेवा समिति की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए 3 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? कार्तिकेय, स्कंद, जयसिंह या परमादिदेव? बताएं। 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? स्कंद। तो तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। कब हुआ था प्रथम तराइन का युद्ध? कब हुआ था आपका? 1191 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था। ठीक है, इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? आपका सन था, स्कंद था। ठीक है, इसके अगले साल आपका 1192 में जो द्वितीय तराइन का युद्ध हुआ था, इसमें जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, दूसरे तराइन के युद्ध में। ठीक है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या अकबर? बताइए। इस 4 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या? औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। ठीक है, तो 1672 में सतनामी पंथ एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सतनामी पंथ नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। ठीक है, चलिए 5 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सीरी को अपनी राजधानी बनाई? बलबन ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने या अलाउद्दीन खिलजी ने? तो किसने? तो ऑप्शन नंबर डी, किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो क्यों बनाया गया था ये? तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए जो है 1303 से जो 1304 में, तो मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए 1303 से 1304 में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी का किला को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, ये सीरी आपको कहाँ है? आपका दिल्ली में। कहाँ आपका? यह दिल्ली में। ठीक है, किस स्थान से नवपाषाण युग गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं? चिरांद, दमदमा, बुरझोम या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 6 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? बुरझोम। ये कहाँ आपका? कश्मीर में। ठीक है, तो उत्तर भारत में नवपाषाण काल के पुरावशेष जम्मू कश्मीर में झेलम नदी घाटी में स्थित पुरास्थलों से प्राप्त हुआ है। बुरझोम से गर्त आवास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? जैन, सिख, यूरोपीय या एंग्लो इंडिया? बताए। 7 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 7 का हमारा ऑप्शन नंबर है, किसको? जैन को। ठीक है, तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसमें यूरोपियन, सिखों, दलितों एवं भारतीय ईसाइयों को शामिल किया गया था। जैन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त कर दी गई थी? माधव राज, नाना फडणवीस, बाजीराव द्वितीय, बालाजी बाजीराव? बताइए। 8 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध
कब हुआ था आपका 1817 से कब हुआ था 1818 में हुआ था। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था 1817 से 18 के बीच हुआ था, ठीक है। इसमें पेशवा प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। इस समय बाजीराव द्वितीय का शासनकाल था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ था? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या इनमें से कोई नहीं? बताइए, दोनों का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार को बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के नरम दल एवं गरम दल में मतभेद हो गया। इसके ही परिणाम स्वरूप जो 1907 में 1907 में जो है सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है, याद रखिए। चलिए 10 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गया में, दरभंगा में, पटना में या भागलपुर में? बताइए। 10 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ था आपका? 1908 में। कब? 1908 में। तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था, जिसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रयास किया था। किसने? मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को पृथक प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा था, ठीक है। चलिए 11 का आंसर होता है क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है आपका? तो चंपारण विद्रोह कब हुआ था? चंपारण आंदोलन कब हुआ था आपका? 1917 में हुआ था, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था आपका? 1919 में हुआ था। अब मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और चौरी चौरा कांड कब हुआ था आपका? 1922 में हुआ था, ठीक है, 1922 में, ठीक है। तो देख लीजिए कौन सा सही हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मिला लीजिए, देख सकते हैं। सबसे पहले 1917 में चंपारण आंदोलन हुआ, फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर 1921 में मोपला विद्रोह हुआ, फिर 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ, ठीक है। पूछा गया बढ़ते क्रम में, तो कौन सा हो जाए हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। प्रसिद्ध विद्वान चरक किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क, बिंबिसार, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त मौर्य? बताइए। 12 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। तो चरक, वसुमित्र, अशुघोष आदि कुषाण वंश के शासक कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्क ने जो है 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया था, ठीक है। ये भारत का जो है राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, याद रखिएगा। किसने उदयपुरी बिहार का निर्माण करवाया था? धर्मपाल, गोपाल, उदयन या कुमारगुप्त? बताइए। 13 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो उदयपुरी बिहार का निर्माण पाल वंश के शासक गोपाल ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। निम्न में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? पुनर्जन्म, कर्मवाद, मोक्ष या इनमें से सभी? बताए। 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो पुनर्जन्म भी था, कर्मवाद भी था और मोक्ष भी था। तो ये सभी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेल्लोर विद्रोह किसके समय हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कर्जन या सर जॉर्ज बार्लो? बताइए। 15 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी क्या? सर जॉर्ज बार्लो, ठीक है। तो सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, तो 1805 से 1807 के कार्यकाल में 1806 में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर बेल्लोर विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो 1806 में सामाजिक धार्मिक पहचान को लेकर बेल्लोर विद्रोह हुआ था, ठीक है। तो किसके कार्यकाल में सर जॉर्ज बार्लो के शासनकाल? तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? बताइए। 16 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? जो कि आपका एस्टेरॉयड बेल्ट से जो आपका अंदर में, ठीक है, जो कि आपका अंदर है, ठीक है, एस्टेरॉयड बेल्ट से, ठीक है। तो क्षुद्र ग्रह की पट्टी के बीच स्थित है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या भीतरी ग्रह भी कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका है देख लीजिए। पहला आपका सन आता है, ठीक है, आपका सन आ गया। सन के बाद क्या आता है? कि सन के बाद आपका कौन कौन सा ग्रह आता है? पहले तो आपका पहले बुध आता है, ठीक है। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र आता है। शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है। पृथ्वी बाद क्या आता है? मंगल आता है। तो मंगल बाद क्या आता है? आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है, मतलब क्षुद्र पट्टी आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आपका बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर अरुण वरुण फिर आता है, ठीक है। तो देख लीजिए आंतरिक ग्रह कौन आपका? एस्ट्रॉयड बेल्ट मतलब क्षुद्र पट्टी के अंदर कौन कौन सा हमारा? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। तो कितने ग्रह हो गए? 4 ग्रह। कितने हो गए? 4 ग्रह। तो ये पूछा गया। तो पार्थिव या आंतरिक ग्रह की संख्या कितनी आपकी? 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य होता है? 17 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पूछा कौन सा कथन हमारा जो है सत्य है, ठीक है। तो चलिए 17 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ये आपका गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका 0 डिग्री देशांतर को नहीं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर को क्या कहा जाता है? आपका प्रधान
प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर को क्या कहता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है आपका 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है, ठीक है। और 180 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा कहा जाता है, ये आपका गलत है। दूसरा भी यहाँ पे प्रधान मध्याह्न रेखा है, क्या हो जाएगा आपका, तिथि रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री देशांतर को जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। तो दूसरा भी हमारा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा अटलांटिक महासागर से गुजरती है, पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो आपका अटलांटिक महासागर से गुजरती है। तो जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर से गुजरती है, ठीक है। कहाँ से, तो आपका अटलांटिक महासागर से नहीं, कहाँ से गुजरती है आपका ये आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बैरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है, ठीक है, ठीक है। अटलांटिक महासागर से नहीं गुजरती है। तो हमारा तीसरा भी जो हमारा गलत है। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है, तो आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट व प्रशांत महासागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से नहीं गुजरती। तो हमारा तीनों जो हमारा गलत है, ठीक है। जब पूछा गया कौन सा हमारा सत्य है, तीनों गलत है हमारा, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। इनमें से कोई भी हमारा जो है सत्य नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है, पूछा, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, डायोराइट या ग्रेफाइट, बताइए। 18 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट हो जाएगा, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान क्या होता है, तो मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, ठीक है। तो आपका आग्नेय चट्टान जो है मैग्मा या लावा के जमने से बनती है, जैसे आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैगमाइट, डायोराइट, ग्रेवो इत्यादि के आपका आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ठीक है। तो आग्नेय चट्टान स्थूल, परतहित, कठोर, संघनन एवं जीवाश्म रहित होती है। आर्थिक रूप से यह बहुत ही संपन्न चट्टान है। इसमें चुंबकीय लोहा, निकल, तांबा, सीसा, जस्ता, क्रोमाइट, मैग्नीज, सोना तथा प्लेटिनम आदि पाए जाते हैं। शिष्ट ग्रेफाइट कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, ये याद रखिए। शिष्ट ग्रेफाइट जो आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसका किसका आग्नेय चट्टान का उदाहरण आपका ग्रेफाइट नहीं है, ग्रेफाइट आपका किसका उदाहरण आपका यह शिष्ट से आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण आपका है, ठीक है, ग्रेफाइट, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बताइए 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पूछा सुमिलित कीजिए, एक तरफ महाद्वीप एक तरफ क्या सबसे लंबी नदी है, बताइए। 19 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो एशिया, तो पूछा एशिया की सबसे लंबी नदी आप जानते हैं कौन सा हमारा यांगसी है, तो पहला का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है, पहला का आर। और यूरोप की जो सबसे लंबी नदी कौन सा होगा, बोल्गा, कौन सा बोल्गा, तो दो का क्या हो जाएगा हमारा एस हो जाएगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी क्या मर्रे, तो सी का क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। उत्तरी अमेरिका का क्या हो जाएगा, मिसौरी, ठीक है। तो देख लीजिए, तो 4 3 1 2, तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है, मेसोफाइट, हाइग्रोफाइट, क्रायोफाइट, लिथोफाइट, बताइए। 20 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, क्रायोफाइट, ठीक है। तो टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्रों की वनस्पति क्रायोफाइट कहलाती है, क्या कहलाती है, क्रायोफाइट कहलाती है, ठीक है। और आपका पूछा जाए आपसे मेसोफाइट मतलब किस प्रकार की वनस्पति होती है मेसोफाइट, ठीक है, तो बताइए। तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की वनस्पति क्या कहते हैं, मेसोफाइट कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहते हैं, मेसोफाइट कहते हैं, ठीक है। और हाइग्रोफाइट जो है जल प्लावित क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहते हैं, हाइग्रोफाइट कहते हैं, ठीक है। और लिथोफाइट किसको कहते हैं, तो करी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं। तो करी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं, लिथोफाइट कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, पूछा गया कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है, बताइए। सिपकिला, लिपुलेख, रोहतांग या बारालाचा, बताइए। 21 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो कौन सा हिमाचल प्रदेश में हमारा स्थित नहीं हमारा, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी, कौन सा लिपुलेख जो हमारा हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है। लिपुलेख कहाँ आपका, यह कहाँ आपका लिपुलेख, उत्तराखंड में, कहाँ आपका उत्तराखंड में, ये लिपुलेख दर्रा ये सब कहाँ आपका उत्तराखंड में। अब सिपकिला का हिमाचल प्रदेश में है, रोहतांग दर्रा का हिमाचल प्रदेश में, बारालाचा दर्रा भी कहाँ आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। लेकिन लिपुलेख दर्रा कहाँ आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पूर्णा निम्नलिखित में से किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है, बताइए। नर्मदा, ताप्ती, महानदी या कावेरी, बताइए। 22 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्णा ताप्ती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है। ताप्ती नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। ताप्ती नदी जो आपका खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा।
भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? बुलर झील, राकस्ताल झील, चुलामू झील या बेरीनाग झील? बताइए। 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुलामू झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चुलामू झील। तो भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है, ठीक है। जो कहाँ आपका स्थित है? चोलामू झील, ये आपका सिक्किम है। कहाँ आपका? सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ आपका? यह सिक्किम में स्थित है, ठीक है। यह तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? आपका चुलामू झील से होता है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। अब बुलर झील जानते हैं कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में है। राकस्ताल झील कहाँ जानते हैं? उत्तराखंड में है राकस्ताल। और बेरीनाग झील कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में। बेरीनाग झील कहाँ आपका? जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? 42%, 51%, 62% या 72%? बताइए। 24 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 51%, ठीक है। तो भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% भाग पर कृषि, ठीक है, और 4% भू भाग पर चारागाह होता है, ठीक है, और 21% भाग पर 21% भाग पर भूमि 21% भाग पर भूमि वन तथा 24% भाग पर भूमि बंजर तथा बिना उपयोग किए, ठीक है। एक बार रिपीट कर देते हैं। जैसे 51% भाग पर जो होता है कृषि होता है, ठीक है, और 4% भाग पे क्या होता है? भू भू 4% पे क्या होता है? चारागाह होता है। 4% पे क्या होता है? चारागाह होता है, ठीक है। और 21% भाग पे क्या होता है? आपका आपका क्या होता है? आपका वन होता है, ठीक है। 21% भाग पे क्या आपका? वन है, ठीक है। और 24% भाग पे क्या आपका? भूमि जो है बंजर है, ठीक है, जो बिना उपयोग किए 24%, ठीक है, ये भी याद रखिए। कृषि राज्य का विषय है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में आपका है, ठीक है। भारत में इस खाद्यान्न के अंतर्गत आने वाले कुल क्षेत्रफल के 47% भाग पर चावल की खेती होती है, ये भी याद रखिए। 47% पर जो है चावल की खेती होती है, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में स्थापित नहीं हुआ था? कौन सा नहीं हुआ था? भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड या सलेम इस्पात संयंत्र? तो कौन सा नहीं पूछा? कौन सा तृतीय कारखाना योजना काल में स्थापित किया गया था, ठीक है। तो कौन सा किया गया था? बोकारो स्टील। कब किया गया था? कौन सा? बोकारो स्टील किया गया था, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुआ था? आपका 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था, ठीक है, इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में हुआ था, ठीक है। यह कहाँ आपका? बिहार आपका कहाँ? झारखंड में, ठीक है, याद रखिए। और इसकी स्थापना किसके? बोकारो स्टील किसकी स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? सोवियत संघ मतलब रूस के सहयोग से किया गया था, ठीक है। और भिलाई की स्थापना कब हुआ था? आपका 1955 में, ठीक है। ये हुआ था तृतीय पंचवर्षीय, ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था आपका भिलाई ये इस्पात संयंत्र की स्थापना हुआ था। ये भी आपका रूस के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था? 1955 हुआ था, ठीक है। और सलेम इस्पात संयंत्र की स्थापना जो आपका चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? 1949 में, 1950 में, 1951 या 1952 में? बताइए। 26 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कब? 1949 में, ठीक है। तो अगस्त 1949 में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष कौन थे? आपके पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे, ठीक है, इस समिति का अध्यक्ष थे। जबकि अन्य सदस्य कौन थे? आपके D.R. गॉडगिल और बी के आर राव थे। कौन थे? बी के आर राव थे, ठीक है। तो इसके सदस्य कौन थे? और D.R. गॉडगिल और बी के आर राव थे, ठीक है, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं? बताइए। 27 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, आठवीं पंचवर्षीय योजना। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था आपका? 1992 से क्या था? 1992 से क्या था? 97 था। 1992 से क्या था? 97 तक था, ठीक है। इसका प्रमुख उद्देश्य मानव संसाधन का विकास था। इसी योजना के कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरुआत की गई थी इसी योजना के कार्यकाल के दौरान, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आरबीआई का लेखा वर्ष होता है 1 जून से 31 मई, 1 जुलाई से 30 जून या 1 अप्रैल से 31 मार्च, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 28 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1 जुलाई से क्या हो जाता है? 30 जून। 1 जुलाई से क्या? 30 जून, ठीक है, याद रखिएगा। तो आरबीआई का स्थापना जो है आपका हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था। आरबीआई का स्थापना हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर किया गया था 1935 में, ठीक है। 1934 के एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया आपका? आरबीआई का 1949 में किया गया था। कब किया गया था? 1949 में जो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व का पहला स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस देश में की गई थी? जापान, भारत, चीन या नीदरलैंड? बताइए। 29 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? नीदरलैंड, ठीक है।
तो विश्व के पहले स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किया गया था। कब किया गया था? 1602 ईस्वी में किया गया था। कब? 1602 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में किया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका या ग्रीस? बताइए। 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा जो 1984 में तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा 1984 में सर्वप्रथम जेंडर बजट पेश करने की शुरुआत की गई थी। कब? 1984 में, ठीक है। इसके तहत सरकार महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष एक निर्धारित राशि तय करती थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसके पास था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, जगजीवन राम या जॉन मथाई? बताइए। 31 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कौन हो जाएगा? सरदार पटेल, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? आपका 1947 में हुआ था। कब हुआ था? 1947 में हुआ था, ठीक है। इसमें प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था तथा गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, आयरलैंड या कनाडा? बताइए। 32 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया, ठीक है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श तथा गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस के संविधान से लिया गया, जबकि राष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिया गया? आपका आयरलैंड से लिया गया, ठीक है। सहकारी समितियों को संवैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? बताइए। और 33 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा? 97वां संविधान संशोधन 2011 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति का संवैधानिक अधिकार दिया गया। सहकारी समिति को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्देशक तत्व में जो है 43 खो जोड़ा गया था, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व में जो है 43 खो जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिए। और सहकारी समितियां नाम से एक नया भाग भी आपका क्या 9 का क्या खो 9 का खो, तो 9 का खो में जो आपका सहकारी समितियां जोड़ा गया, ठीक है। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा शर्त नहीं है? बताइए। 34 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कौन सा दल नहीं? बताइए। लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, ये आपका सही है, ठीक। किसी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये भी सही है आपका। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये भी सही है आपका। तो पूछा गया कौन सा शर्त हमारा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारे सोचना से, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपका तीनों आपका जो है सही है, ठीक है। इसमें से ऐसा कोई भी नहीं जो आपका गलत है, ठीक है। तो पूछा कौन सा शर्त नहीं है, तो हमारा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई भी नहीं जो हम इसमें से कोई भी नहीं जो हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3, 4, 5 या निर्धारित संख्या नहीं है? बताइए। 35 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कितना 5, ठीक है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के कितना में? आपका संविधान के भाग कितना? संविधान भाग 16 के अंतर्गत, ठीक है। और आर्टिकल 338 में है। आर्टिकल क्या? 338 में, ठीक है। और संविधान के भाग 16 के आर्टिकल 338 में किया गया, ठीक है। यह 5 सदस्यीय आयोग होता है, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग को सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होती है। यह आयोग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण संबंधित निर्देश किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 51? बताइए। 36 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 50, ठीक है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से पृथक्करण संबंधी उपबंध किए गए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। कितने राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ? 1, 2, 3 या 4? बताइए। 37 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कितने 2 कितने हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो कौन कौन सा आपका? डॉक्टर जाकिर हुसैन पहला हो गया, डॉक्टर जाकिर हुसैन। और दूसरा कौन हो गया आपका? फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरा हो गया फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, याद रखिए।
और एक चीज़ याद रखिए आप, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था, ठीक है। और बीबी गिरी, एक बीबी गिरी थे, उनके बारे में याद रखिएगा। बीबी गिरी ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था, ठीक है। ये याद रखिए, बीबी गिरी ने पहली बार कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो है कार्यभार संभाला था, ठीक है। ये सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत में नागरिकता कितने तरीकों से समाप्त की जा सकती है? 2, 3, 4 या 15 तरीके से बताया। 38 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने तरीकों से? 3 तरीकों से, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में जो आपका धारा 8, धारा 9 और धारा 10, धारा 8, धारा 9, धारा 10, ठीक है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 8, 9, 10 में नागरिकता समाप्ति की 3 स्थितियां बताई गई है। कौन कौन सी? तो नागरिकता का पहला क्या है? नागरिकता का परित्याग करने पर। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने पर। तीसरा, सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित करने पर, ठीक है। तो ये 3 तरीकों से जो है भारत की नागरिकता जो समाप्त की जा सकती है, ठीक है। संविधान में उद्देशिका के विचार को किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा या रूस? बताइए। 39 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है। तो मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उद्देशिका के विचार तथा वित्तीय आपात आदि सभी अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का परिचय पत्र कहा था? बताइए। के.एम. मुंशी, बी.आर. अम्बेडकर, N.A. पालकीवाला, ग्रैनविले ऑस्टिन? बताइए। 40 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। N.A. पालकीवाला, ठीक है। दो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस राज्य में है? बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु? बताइए। 41 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या आपका महाराष्ट्र में है, जो कि देश की कुल शहरी आबादी का कितना आपका 13.5%, जो कि कुल शहरी आबादी का कितना 13.5% है, ठीक है। शहरी जनसंख्या में दूसरे स्थान पर कौन है आपका? यूपी है। दूसरे स्थान पे कौन है? शहरी जनसंख्या यूपी है। और तीसरे स्थान पे कौन आपका? तमिलनाडु है। तीसरे स्थान पे कौन आपका? तमिलनाडु है, ठीक है। याद रखिएगा। सुरक्षा परिषद में कितने देशों को वीटो शक्ति प्राप्त है? 3, 5, 6 या 11? बताइए। 42 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कितने? 5, ठीक है। तो सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं। कौन कौन सा आपका? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और कौन आपका? चीन, ठीक है। तो याद रहे, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ठीक है। तो इन्हें जो वीटो शक्ति प्राप्त है। वीटो से तात्पर्य है निषेधात्मक वोट से, ठीक है। यदि कोई सदस्य देश से किसी निर्णय से असहमत है तो वह नकारात्मक मतदान करके अपने वीटो अधिकार का प्रयोग कर सकता है, ठीक है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद, दिल्ली, बेंगलुरु या पटना? बताइए। 43 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे? हैदराबाद में, ठीक है। कहाँ पे आपका? हैदराबाद में, ठीक है। याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी रेशम की किस्में नहीं है? बताइए। मलबरी, मूंगा, एरी या इनमें से कोई नहीं? बताइए। 44 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था, ठीक है। भारत में रेशम की सभी 5 किस्में पाई जाती है। तो कौन कौन सा? मलबरी, टसर, ओक टसर, मूंगा, सिल्क, एरी आदि, ठीक है। तो इसमें से पूछा है इनमें से कौन सी रेशम की किस्म नहीं है हमारा? तो ऑप्शन नंबर डी। तो मलबरी, मूंगा और ईरी, ये तीनों आपका जो है रेशम की जो है आपका किस्म है, ठीक है। इसमें से तो ऐसा कोई भी नहीं जो कि आपका रेशम का आपका इनमें से सारे जो आपका रेशम की किस्म है, ठीक है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो कि रेशम की किस्म नहीं है, ठीक है। तो तीनों आपका रेशम की किस्म है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैडी पुटिंग शब्द किस खेल से जुड़ा है? गोल्फ, कुश्ती, वॉलीबॉल या ए और सी दोनों? बताइए। 45 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किससे है? आपका गोल्फ से, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? पूछा है। मुदुमलाई, वेदांतगल, इंदिरा गांधी या पराम्बिकुलम? बताइए। 46 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये आपका जो है तमिलनाडु में स्थित नहीं है, ठीक है। ये आपका पराम्बिकुलम आपका कहाँ पे स्थित है? ये आपका केरल में, ठीक है। कहाँ आपका? यह जो आपका केरल में, ठीक है। बाकी मुदुमलाई, वेदांतगल, इंदिरा गांधी सब कहाँ आपका? तमिलनाडु में, ठीक है।
पंचित बांध किस नदी पर स्थित है? सोन नदी, दामोदर नदी, चंबल नदी या नर्मदा नदी? बताइए। 47 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कहाँ पे आपका ये दामोदर नदी पर स्थित है, ठीक है। और ये कहाँ आपका है? पंचित बांध कहाँ आपका? झारखंड में। कहाँ आपका? झारखंड में स्थित है, ठीक है। ये कहाँ आपका? झारखंड में स्थित है, ठीक है। याद रखिए। बताइए। पालकोंडा पर्वत किस राज्य में स्थित है आपका? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में? बताइए। 48 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे आपका? तमिलनाडु में, सॉरी आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसी पर्वत के एक किनारे पर तिरुपति तीर्थ स्थल स्थित है, ठीक है। ये भी याद रखिए। तो इसी पर्वत के एक स्थल किनारे पर जो आपका तिरुपति तीर्थ स्थल जो आपका स्थित है, ठीक है। चलिए 49 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? वन संरक्षण अधिनियम को कब लागू किया गया था? 1972, 1980, 1986, 1988? बताइए। 49 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? 1980, ठीक है। तो वन संरक्षण अधिनियम को 25 अक्टूबर 1980 को अधिनियमित किया गया था, ठीक है। याद रखिए। और 1986 को जो है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और 1972 में क्या था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। 1972 में जो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और 1988 में जो था राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, ठीक है। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 5 जून, 11 जुलाई या 16 सितंबर? बताइए। 50 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? 2 फरवरी, ठीक है। तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2023 में इसका थीम क्या था आपका? 2023 का थीम क्या था आपका? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। क्या था इस साल का थीम क्या था आपका? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन, ठीक है। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन या इनमें से सभी? बताइए। 51 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर भौतिक परिवर्तन। तो क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया परमाणुओं या अणुओं का एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग पदार्थों के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है। किसी विलयन में ठोस पदार्थों को अलग करने की एक पृथक्करण तकनीक है। ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, जैसे समुद्र जल से नमक को प्राप्त करना। ये सब क्या आपका क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। कौन सा? समुद्र जल से नमक को प्राप्त करना, ठीक है। परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है। बताइए। 52 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? आपबाहु सिद्धांत द्वारा, ठीक है। तो परमाणु के कक्षाओं को भरने का क्रम आपबाहु सिद्धांत द्वारा नियंत्रित होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश विभिन्न उपकेशों में उनकी ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रमानुसार होता है। अर्थात परमाणु के कक्षाओं में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात उससे अधिक ऊर्जा वाले उपकक्षाओं में जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या? आपबाहु सिद्धांत द्वारा, ठीक है। कैलामाइन निम्न में से किसका अयस्क है? टीन का, मैग्नीशियम का, जस्ता का या तांबा का? बताइए। 53 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसका? आपका जिंक का, मतलब जस्ता का, ठीक है। याद रखिएगा। और टीन का कौन सा आपका अयस्क है? टीन का जो आपका कैसिटेराइट है। क्या है? कैसिटेराइट, ठीक है। टीन का, ठीक है। और तांबा का क्या है आपका? मेलेकाइट, कैल्कोसाइट और कैल्कोपाइराइट। तो मेलेकाइट, कैल्कोसाइट या कैल्कोपाइराइट, ये क्या आपका तांबा का जो है अयस्क है, ठीक है। और मैग्नीशियम का अयस्क कौन कौन सा आपका? तो एप्सम सॉल्ट और कार्नेलाइट, ये क्या आपका मैग्नीशियम का जो है आपका अयस्क है, एप्सम सॉल्ट और कार्नेलाइट, ठीक है। किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन, आवेश, संयोजी इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन? बताइए। 54 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो किसी तत्व की रासायनिक प्रकृति तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। किसी तत्व की संयोजी इलेक्ट्रॉन उस तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, जो किसी अन्य तत्व के साथ बंध बनाने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से कौन संयोजी उत्तक नहीं है? बताइए। रक्त, हड्डी, त्वचा या उपास्थि? बताइए। 55 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? त्वचा, ठीक है। तो त्वचा आपका उपकला उत्तक का उदाहरण है। किसका? आपका उपकला उत्तक का उदाहरण है, ना कि संयोजी उत्तक का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो संयोजी उत्तक क्या होता है? संयोजी उत्तक मानव शरीर में एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य करता है। प्राणियों में संयोजी उत्तकों का मुख्य घटक कोलेजन कोलेजन नामक प्रोटीन होता है। क्या होता है? कोलेजन नामक प्रोटीन होता है, ठीक है। संयोजी उत्तक शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं। रक्त, हड्डी तथा उपास्थि संयोजी उत्तक के उदाहरण है, ठीक है। मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसके उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? पूछा गया। हेमोग्लोबिन, हिपैरिन, फाइब्रिनोजन या थ्रोम्बिन? बताइए। 56 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी।
क्या हो जाएगा, हिपेरिन। तो मानव शरीर के भीतर रक्त हिपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, जबकि 5-यूरिनोजन रक्त को थक्का बनाने में सहायक सहायक होता है, ठीक है। रुधिर वाहिका से निकाले गए रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें थोड़ा सा ऑक्जेलेट मतलब मिलाया जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिए। प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है, बताइए। समुद्र की गहराई का पता लगाने में, घड़ियों के पार्ट पुर्जों को साफ करने में, संकेत भेजने में या उपयुक्त सभी में, बताइए। 57 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, तो इस सभी में, ठीक है। तो प्राश्रव ध्वनि का जो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। तो प्राश्रव, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगों को क्या कहते हैं, प्राश्रव तरंग कहा जाता है, ठीक है। मनुष्य कान से इसे नहीं सुन सकता, परंतु कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि से जो है सुन सकते हैं, ठीक है। तो 20,000 हर्ट्ज से जो होता है अधिक। तो प्राश्रव तरंगों का उपयोग किस किस्म किया जाता है, आपका संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई का पता लगाने में, वायुयान तथा घड़ियों के पार्ट पुर्जों को साफ करने में, गठिया रोग के उपचार में, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने में जो है प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है, इतने सारे कामों में, ठीक है। थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है रक्त, फेफड़े, हृदय या गुर्दे, बताइए। 58 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, रक्त हो जाएगा, ठीक है। तो थैलेसीमिया रक्त संबंधित एक अनुवांशिक रोग है, ठीक है। यह रोग अनुवांशिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में चलता रहता है। इस रोग में शरीर में लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी नहीं बन पाते हैं, जो थोड़े बहुत बन पाते हैं वह केवल अल्प काल तक ही सीमित रहते हैं, जिसके कारण रक्त क्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। यह रोग हीमोग्लोबिन की अल्फा और बीटा श्रृंखला के कम उत्पादन के कारण होता है, ठीक है। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तन होता है, बताइए। 59 का तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या वेग, वेग और आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य और वेग, बताइए। 59 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तरंगदैर्घ्य और वेग, ठीक है। जब कोई प्रकाश तरंग वायु से कांच में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति वही रहती है, लेकिन उसका तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक 1.52 होता है, वायु का कितना होता है 1.008 होता है, ठीक है, तुलना में अधिक होता है, ठीक है। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर क्या परिवर्तित नहीं होता, आपका तरंगदैर्घ्य और वेग जो होता है परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, या इनमें से कोई नहीं, बताइए। 60 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है, बताइए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, बताइए। 61 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यह है कि आप यूरिया क्या आपका कार्बनिक यौगिक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है आपका NH2CONH2 होता है, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है आपका NH2CONH2 होता है, ठीक है। इसमें आपका कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सारे उपस्थित होते हैं, ठीक है। ऐसे कार्बामाइड भी कहा जाता है। यह रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला ठोस पदार्थ है जो स्तनपायी और सरीसृप के मूत्र में पाया जाता है। इसे कृषि में उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है, शांत मौसम का, तूफानी मौसम का, वर्षायुक्त मौसम का या बादल युक्त मौसम का, बताइए। 62 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, तूफानी मौसम का, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, तूफानी मौसम का, ठीक है। और धीरे धीरे नीचे गिरने से क्या होता है, वर्षा की संभावना होता है। और अचानक नीचे गिरने से क्या होता है, आंधी तूफान की संभावना। और धीरे धीरे ऊपर उठने से क्या होता है, साफ मौसम, ठीक है। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, कोशिका या उपयुक्त सभी, बताइए। 63 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोशिका। तो सभी जीवों को रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और केंद्र की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ब्रिक की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या आपका नेफ्रॉन है। प्रत्येक ब्रिक में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, 10 लाख से अधिक होती है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या आपका न्यूरॉन है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा, ये एंजियोस्पर्म, बताए। 64 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है, क्या, ब्रायोफाइटा, क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। यह पौधा भूमि पर छायादार एवं नम स्थानों पर पाए उगते हैं।
इसमें संवहन, उत्तक अर्थात जाइलम एवं फ्लोएम का पूर्णतः भाव होता है। इस समुदाय के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में सहायता प्रदान करते हैं। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करती वे क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त, अप्रदीप्त, पारदर्शी या पारदर्शी? बताइए। 65 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा? प्रदीप्त हो जाएगा। ठीक है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। कुछ वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, तो कुछ वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य जलती हुई, सूर्य हो गया, जैसे जलती हुई मोमबत्ती, ये सब क्या आपका प्रदीप्त के उदाहरण है। ठीक है। और कुछ वस्तुएं स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल कुर्सी पेन इत्यादि सब क्या आपका अप्रदीप्त के उदाहरण है। ठीक है। पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है? कॉलिन कायमा, पेरेन कायमा, स्किलन कायमा, ये एरन कायमा? बताइए। 66 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है क्या? कॉलिन कायमा। क्या हो जाएगा? कॉलिन कायमा। ठीक है। तो पौधों में लचीलापन का गुण अस्थायी उत्तक कॉलिन कायमा उत्तक के कारण होता है। ठीक है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे एक लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह उत्तक एपिडर्मिस के नीचे परिवृत्त में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर 1। डीएनए में कितने नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं? 2, 3, 4 या 6? बताइए। 67 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 4। तो डीएनए में 4 नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। कौन कौन सा? एटीजीसी, एडिनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, एडिनिन जो होता है, एडिनिन एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ और साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है। एडिनिन और थायमिन जो होता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है। एडिनिन और थायमिन जो आपका डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और गुआनिन और साइटोसिन जो आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एडिनिन और थायमिन जो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, और गुआनिन और साइटोसिन जो आपका ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये भी आपसे पूछा जाता है कई एग्जाम में। ठीक है, याद रखिएगा। सामान्य शरीर में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फॉस्फोरस? बताइए। 68 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है। ऑक्सीजन कितना पाया था आपका? 65%। ऑक्सीजन कितना? 65%। ठीक है। और कार्बन कितना पाया था आपका? 18%। कार्बन कितना पाया था आपका? 18%। ठीक है। और हाइड्रोजन कितना पाया था आपका? 10%। हाइड्रोजन कितना? 10%। ठीक है। और नाइट्रोजन कितना पाया था आपका? 3%। नाइट्रोजन कितना पाया था आपका? 3%। नाइट्रोजन जो आपका 3% पाया जाता है। ठीक है। और फॉस्फोरस कितना पाया था आपका? 1%। फॉस्फोरस कितना? 1%। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करता है? कॉपर, आयरन, सीजियम या इनमें से कोई नहीं? बताया। 69 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? सीजियम। तो सीजियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व है, जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? आपका फ्लोरीन है। ठीक है, ये भी याद रखें। तो सीजियम सर्वाधिक वैद्युत धनात्मक प्रदर्शित करने वाला तत्व है, जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा? आपका फ्लोरीन है। ठीक है, याद रखिएगा। निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक है? बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या बेरिलियम? बताइए। 70 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किस में? ऑक्सीजन में। ठीक है, किस में? ऑक्सीजन में। ठीक है। तो किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है? आपका ऑक्सीजन में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध हाथरस हिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ या इनमें से कोई नहीं? बताया। 71 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। तो खाद्य सामग्री कैटेगरी में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध हाथरस हिंग को जीआई टैग मिला है। ठीक है। हाथरस हिंग देश और विदेशों तक दाल और सब्जी में अपना जायका बिखेरती है। हाथरस में बनने वाली हिंग के लिए आपका दूध मतलब रेजिन अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, इराक आदि देशों में आयात किया जाता है। ठीक है, याद रखिए। डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन अप्रैल 2023 को हुआ। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? वैज्ञानिक, लेखक, पत्रकार या क्रिकेट? बताइए। 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बताइए। तो 72 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक। तो डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक हेरिटेज के संस्थापक थे तथा वे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के पूर्व वैज्ञानिक भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो 72 का आंसर हमारा क्या? वैज्ञानिक। चलिए 73 का आंसर बताइए। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? सिंडी किरो, क्रिस हिपकिंस या क्रिस्टोफर लक्सन या कार्मेल सेपुलोनी? बताइए। 73 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्रिस हिपकिंस। क्या हो जाएगा? क्रिस हिपकिंस। ठीक है।
तो न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी ने जैसिंडा अर्डन के स्थान पर देश के नए प्रधानमंत्री क्रिस हिपकिंस को चुना है, ठीक है। तो क्रिस हिपकिंस जो आपका 41वें प्रधानमंत्री बने हैं न्यूजीलैंड के, ठीक है, याद रखिएगा। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है आपका, वेलिंगटन, ठीक है। और न्यूजीलैंड की मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर, क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया, भारत, चीन, यूएसए, जर्मनी। बताइए 74 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है क्या, भारत। तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष फरवरी 2023 में भारत को चुना गया। इसकी अध्यक्षता रुचिरा कंबोज करेगी। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, रुचिरा कंबोज करेगी। रुचिरा कंबोज वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यरत है, ठीक है। किस रेल मार्ग पर भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग का काम पूरा हुआ, दिल्ली से गाजियाबाद, मुंबई से पुणे, हुबली से बेंगलुरु या बनिहाल कटरा। बताइए 75 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, बनिहाल से कटरा, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में बनिहाल से कटरा रेल लाइन में 12.89%, तो 12.89 किलोमीटर, 12.89 किलोमीटर लंबी एस्केप सुरंग बनाई गई। यह भारत की सबसे बड़ी एस्केप सुरंग है। यह सुरंग सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई। यह सुरंग जो आपका सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच जो है बनाई गई, ठीक है। किस राज्य ने आम लोगों के लिए अपनी पहली एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू की, झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक या उत्तर प्रदेश। बताइए 76 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएगा, झारखंड। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 28 अप्रैल 2023 को राज्य की पहली एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। एयर एम्बुलेंस के जरिए आपात स्थिति में गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पतालों में स्थानांतरित किया जा सकेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन डाइऑक्साइड को आयात करने वाला और इसे समुद्र के नीचे स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना, जापान, आइसलैंड, डेनमार्क या जर्मनी। बताइए 77 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, डेनमार्क। तो डेनमार्क विदेशों से आयातित कार्बन डाइऑक्साइड को दफनाने या स्टोर करने वाला दुनिया का पहला देश है, ठीक है। डेनमार्क की राजधानी क्या आपका, कोपेनहेगन, क्या है, कोपेनहेगन है, ठीक है। और यहाँ का प्रिंस कौन आपका, युवराज फैड्रिक, कौन है, युवराज फैड्रिक जो यहाँ के प्रिंस है, ठीक है। और मुद्रा यहाँ का क्राउन प्रिंस कौन आपका, युवराज फैड्रिक, ठीक है। और मुद्रा क्या है, डेनिस क्रोन, क्या है, डेनिस क्रोन। इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 में निम्न में से किसे प्रोत्साहित करने की बात की गई, बताइए 78 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। तो ग्लोबल प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को भी, ग्लोबल स्पेस इंडस्ट्री में हिस्सेदारी बढ़ाना भी, और रिसर्च और एजुकेशन को बढ़ाना भी। तो इनमें से सभी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। निक्केई एशिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया के ऑटोमोबाइल मार्केट में किस स्थान पर पहुंच गया, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। बताइए 79 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, तीसरा। तो निक्केई एशिया एक प्रमुख वित्तीय अखबार है। इसके अनुसार भारत ने वर्ष 2022 में जापान को पीछे करके विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट बना है। निक्केई एशिया रिपोर्ट 2022 में वाहनों की बिक्री इस प्रकार है। तो 1 नंबर पर क्या, चीन, 2 नंबर पर अमेरिका, 3 नंबर पर भारत और 4 नंबर पर क्या हो गया, जापान, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या आपका चीन, 2 नंबर पे अमेरिका, 3 नंबर पे भारत और 4 नंबर पे क्या आपका जापान, ठीक है। ODF मतलब खुले में स्वच्छ मुक्त प्लस रैंकिंग में घोषित होने वाला देश का पहला शीर्ष जिला कौन बना, कोल्लम, वायनाड, तिरुवनंतपुरम, मलप्पुरम। बताइए 80 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या, वायनाड, क्या हो जाएगा, वायनाड, ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो स्वच्छ भारत मिशन की 3 स्टार कैटेगरी में ODF प्लस रैंकिंग में वायनाड को पहला स्थान हासिल हुआ है। गवर्नमेंट समिट 2023 में किस IIT के छात्रों को ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड मिला है, IIT इंदौर, IIT दिल्ली, IIT मुंबई या IIT कानपुर। बताइए 81 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, IIT इंदौर, ठीक है। तो IIT इंदौर के छात्रों को फरवरी 2023 को दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में ग्लोबल बेस्ट एम गवर्नमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ। इसमें गोल्ड मेडल के साथ 1 मिलियन दिरहम का पुरस्कार दिया गया। छात्रों को यह अवार्ड मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी के हाथों प्राप्त हुआ। नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम क्या है, मोर, कमल, शेर या हिरन। बताइए 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, कमल। तो नए संसद भवन में राज्यसभा कक्ष की थीम राष्ट्रीय फूल कमल तथा लोकसभा कक्ष में थीम क्या है, पक्षी मोर है, क्या है, पक्षी मोर। लोकसभा में क्या आपका पक्षी मोर का, राज्यसभा में क्या है, कमल का, ठीक है। तो नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान 1272 जिसमें आपका 888 लोकसभा का और
384 क्या है, राज्यसभा का सदस्य एक साथ बैठ सके हैं। टोटल कितना, 1272। इसमें 888 जो है आपका लोकसभा का और 384 जो है आपका राज्यसभा का, ठीक है। इतने लोग बैठ पाएंगे इसमें, ठीक है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राजनीतिक दल को अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया? रालोद, आप, बीआरएस या राजद? बताइए। 83 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? आप। तो आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी बनने के लिए जरूरी शर्तें पूरी की। इसके बाद चुनाव आयोग ने इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया। आपके मतलब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल है, ठीक है। तो आम आदमी पार्टी की स्थिति क्या है? तो दिल्ली में जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, अब पंजाब में भी पूर्ण बहुमत की सरकार है, गोवा में जो 2 सीटें प्राप्त है और गुजरात में जो 5 सीटें प्राप्त है आम आदमी पार्टी को, ठीक है। केंद्रीय कानून मंत्री ने भारतीय संविधान का पहला डोगरी संस्करण जारी किया। डोगरी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा? असम, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर या अंडमान निकोबार? बताइए। 84 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने अप्रैल 2023 में जम्मू विश्वविद्यालय में भारत के संविधान के डोगरी संस्करण को जारी किया, ठीक है। डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से जो है एक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। किस मंत्रालय ने सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट को मानसेर में स्थापित किया? बताइए। गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय? बताइए। 85 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय। क्या हो जाएगा? कॉर्पोरेट मामलों का क्या मंत्रालय, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कलासा बंदूरी परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी के साथ ही किन 2 राज्यों में नदी विवाद बढ़ गया? बताइए। 86 का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? गोवा कर्नाटक? क्या हो जाएगा? गोवा कर्नाटक। तो केंद्र सरकार ने कर्नाटक की कलासा बंदूरी परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की मंजूरी पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने आपत्ति जताई। इस परियोजना का उद्देश्य महादोई नदी की जलधारा को मोड़कर उत्तरी कर्नाटक के 4 जिलों बेलागावी, धारवाड़, बागलकोट तथा गडक में जो है पेयजल मुहैया कराना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हमारा? ऑप्शन नंबर डी। केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? रवनीत कौर, अक्षय मूर्ति, विशाल सिंह या राजेंद्र गुप्ता? बताइए। 87 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है, क्या हो जाएगा? रवनीत कौर। क्या हो जाएगा? रवनीत कौर। तो केंद्र सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग भारत में मुख्य नेशनल कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी है। इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था। यह कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में किस विश्व धरोहर में 1200 वर्ष पुराने 2 लघु स्तूप की खोज की? बताइए। नालंदा महाविहार, महाबोधि मंदिर, रानी की बाव या धौलावीरा? बताइए। 88 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर नालंदा महाविहार। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जनवरी 2023 में बिहार के नालंदा महाविहार परिसर के अंदर सराय टीला के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान 2 लघु मन्नत स्तूपों की खोज की। यह दोनों लघु स्तूप भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं। ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार 7वीं शताब्दी की शुरुआत में ऐसे स्तूप मन्नत के प्रसाद के रूप में लोकप्रिय थे, ठीक है। तो ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लघु मन्नत स्तूपों को 1200 वर्ष पुराना बताया। कितना? 1200 वर्ष पुराना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर ए। RBI ने किस नीति के तहत 2000 रुपये के नोट 30 सितंबर तक वापस लेने का फैसला किया है? नोट चेंज पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी, वर्चुअल नोट पॉलिसी या इनमें से सभी? बताइए। 89 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्लीन नोट पॉलिसी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? क्लीन नोट पॉलिसी के तहत, ठीक है। तो RBI ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 के रुपये नोट वापस लेने का फैसला किया है। RBI के अनुसार 2000 रुपये के नोट लीगल टेंडर रहेंगे, मतलब कि अमान्य नहीं होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। केंद्र सरकार ने देश के बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर कितना TCS मतलब टैक्स कलेक्शन एक्ट सॉर्स लागू किया? बताइए। 10%, 12%, 15% या 20%? बताइए। 90 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कितना? 20%, कितना? 20%। तो केंद्र सरकार ने देश से बाहर इस्तेमाल किए गए क्रेडिट कार्ड पर 1 जुलाई से 20% मतलब TCS लेने का फैसला भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया। कितना? 20%।
वित्त मंत्री ने बजट 2023-24 भाषण में किस कार्ड को सरकारी योजनाओं का पहचान पत्र बनाने की जानकारी दी? आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड या एटीएम कार्ड? बताइए। 91 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? पैन कार्ड। तो बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है। पैन कार्ड अब सभी सरकारी योजनाओं के लिए एक पहचान पत्र के तौर पर काम करेगा। पैन कार्ड अब सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए तथा सामान्य पहचान के लिए भी उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि कितनी रही? बताइए। स्थिर मूल्य पर बताइए 92 का, तो कितना रहा था? वो 10.98%। कितना रहा था? 10.98% रहा था। ठीक है, ये याद रखिए। तो किस में हमारा 10.98%? तो ऑप्शन नंबर सी में। कितना हमारा? ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना था? 10.98% की वृद्धि रही। ठीक है, और वर्ष 2021-22 में देश का सकल घरेलू उत्पाद कितना था? कितना वृद्धि हुआ? 8.69%। यह भारत का जो है सकल घरेलू उत्पाद पर जो वृद्धि दर 8.69%। ठीक है, और बिहार का कितना? 10.98%। ठीक है, दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नया ट्रांसपोर्ट विमान भारतीय वायुसेना के बेड़े शामिल होगा जिसका ट्रायल मई 2023 में हुआ? KC-46 या KL-650 या C-295 या C-390? बताइए। 93 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C-295। ठीक है, तो वायुसेना ने C-295 नामक नया ट्रांसपोर्ट विमान शामिल होगा। यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IC-76 तथा AN यह ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट IC-76 तथा AN-32 की जगह लेगा। इस विमान का निर्माण स्पेन में होता है। इसे एयरबस कंपनी द्वारा बनाई जाती है। ये एक मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। अब इस विमान का निर्माण गुजरात के बड़ोदरा में टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 आयोजित हुआ? फ्रांस, जापान, USA और रूस? बताइए। 94 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा? फ्रांस। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन मार्च 2023 में 2 दिन तक हुआ था। कहाँ हुआ था? आपका केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। कहाँ? केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में हुआ था। कहाँ हुआ था? केरल के तिरुवनंतपुरम के पैगोड मिलिट्री स्टेशन में हुआ। यह युद्ध अभ्यास डिजास्टर रिलीफ के उद्देश्य से किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? सूर्य कुमार यादव, KL राहुल, किरण पोलार्ड या यशस्वी जायसवाल? बताइए। 95 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कौन हो जाएगा? यशस्वी जायसवाल। ठीक है, तो यशस्वी जायसवाल राजस्थान रॉयल्स टीम के सलामी बल्लेबाज हैं। उन्होंने मई 2023 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान जो है महज 13 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। कितने गेंदों में? मात्र 13 गेंद में ही जो अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। ठीक है, यशस्वी जायसवाल ने यह रिकॉर्ड KL राहुल का रिकॉर्ड तोड़कर बनाया। KL राहुल जो 14 गेंद में अर्धशतक बनाया था और यशस्वी जायसवाल जो 13 गेंदों में जो अर्धशतक बना लिया, तो जो है KL राहुल का रिकॉर्ड तोड़ दिया यशस्वी जायसवाल ने। ठीक है, 12 बच्चों की औसत आयु 30 वर्ष है। एक और बच्चे की आयु जोड़ने पर एक वर्ष कम हो जाता है, तो नए बच्चे की औसत आयु क्या है? तो आप ये सब इजीली निकाल सकते हैं, सिंपल है, ये मैथ का सवाल है, तो बना लीजिएगा। ठीक है, तो सिंपल है। 12 बच्चों की औसत आयु कितना? 20 है, तो 12 दूनी 24, कितना हो गया हमारा? 240 हो गया। कितना हो गया हमारा? 240 हो गया। ठीक है, और एक बच्चे की आयु जोड़ने पर जो होता है, पहले 12 बच्चा था, एक और बच्चा जुट गया, तो 13 बच्चा हो गया, तो एक वर्ष औसत आयु कम हो जाता है। तो औसत आयु कितना हमारा? 20 है, तो 13 गुना 19 करेंगे, कितना होगा हमारा? 13 गुना 19 का कितना? 247। कितना होगा? 247। ठीक है, ऐसा कितना है? 240। कितना हमारा? 240 और 247, तो कितना का हमारा अंतर नए बच्चे कितना हमारा है? 7 वर्ष। कितना है? 7 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बना लीजिएगा, मैथ का सवाल काफ़ी आसान है। मेरा मैथ का वीडियो देख सकते हैं आप, इजीली सारे चीज़ को आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 97 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और 98 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और 99 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 99 का क्या हमारा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 100 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 100 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सारे बना लीजिएगा। तो चलिए, कैसा लगा आपको ये प्रैक्टिस सेट लगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।